Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों देखिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये टेस्ट मैंने आपके लिए बनाया है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, और लेवल सेकंड वालों के लिए भी मैंने टेस्ट बना है। उसमें भी 150 प्रश्न है और यहाँ पर भी 150 प्रश्न है साथियों। आप समझ सकते हो, पेपर टाइप करने में, पेपर जमाने में, फिर उसके बाद आंसर की बनाने में, फिर वीडियो बनाने में, फिर उसको अपलोड करने में कितनी ज़्यादा मेहनत हुई होगी, ये समझने वाला ही समझ सकता है साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि संपूर्ण 150 प्रश्नों को करना, जो तैयारी करने वाले हैं, जिनको सिलेक्शन ही चाहिए वास्तव में कि मुझे चाहिए सिलेक्शन, वो ही इसको पूरा देखना, अन्यथा अभी बंद कर दीजिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो बस यूँ है कि आपको फ़ायदा हो जाए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मित्रों लेवल फर्स्ट वालों के लिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके प्रथम 30 प्रश्न साइकोलॉजी के रहेंगे, सेकंड 30 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे, अगले 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत में मान के चलिए आपके उसके रहेंगे, अगले 30 प्रश्न आपके गणित के रहने वाले हैं, और अगले 30 प्रश्न आपके पर्यावरण के रहने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने प्रश्नों को शामिल किया है। मित्रों आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि एक कॉपी और पेन अपने पास में रखना है, और जो भी आपको उत्तर सही लगता है, पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, तो आप लिखते जाए और अंत में कमेंट करके जाए। 2 घंटे का लगभग ये टेस्ट रहेगा, अंत में कमेंट करके जरूर जाए कि कितने प्रश्न आपके 150 में से सही हो रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 110 क्वेश्चन करके बता दो, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो गारंटी। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों, लेकिन ईमानदारी पूर्वक 110 प्रश्न हल करना, बेईमानी से बिल्कुल भी हल नहीं करना है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद में हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण। तो देखते हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों को साथियों। सबसे पहले मनोविज्ञान के ये 30 प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आता है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, जन्म से और शैशवावस्था से। तो जो रजिस्टर लिया है और जो पेन लिया है, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से लेना है साथियों, क्योंकि इससे जो आप पैसे देकर भी ये चीज़ है ना, आप खरीद नहीं पाओगे। मैं गारंटी देता हूँ इन चीज़ों की। पैसे देकर भी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, वो भी आपको बेवकूफ़ बनाने का कार्य करती है, लेकिन यहाँ निःशुल्क है हर चीज़ साथियों। तो विकास शुरू होता है, यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। कब से चालू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। सेकंड प्रश्न आता है, वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है कहलाती है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और सभी। तो मित्रों क्या प्रश्न पूछ रहा है? वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर जो संक्रिया की जाती है उसको विषय वस्तु कहा जाता है। आपने गिलफोर्ड का नाम सुना होगा अच्छी तरह से, जिन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो क्षेत्र जिसके आधार पर आप सूचनाओं के आधार पर संक्रिया करते हैं, जिनकी सूचनाओं के आधार पर, उसको ही विषय वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि कई क्षमताओं का योग है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। समस्या समाधान हेतु तो व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का सहारा लेता है, और बुद्धि से व्यक्ति अविवेकपूर्ण चिंतन भी कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो बुद्धि की विशेषता नहीं है वो है चौथा विकल्प, कि बुद्धि से व्यक्ति अविवेकपूर्ण चिंतन भी कर सकते हैं। ये कोई बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो साथियों जरूर बता कर जाए, 150 प्रश्न ही करके जाए साथियों। आप पहला टेस्ट है ये, YouTube पे मेरा पहला टेस्ट है 150 प्रश्नों का। नेक्स्ट प्रश्न 4 पे चलते हैं। कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य ही वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए मित्रों, जो विकास के संबंध में सही कथन नहीं है वह है आपका तीसरा विकल्प, कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये विकास के संबंध में सही कथन नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और जो चौथा विकल्प है ये विकास के संबंध में सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न 5, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों का निश्चित करना है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है।
अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषता, अधिगम के नियम और अधिगम के सिद्धांत। तो साथियों इसका सही आंसर है, इसे अधिगम की विशेषता की श्रेणी में रखा जाएगा। किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? अधिगम की विशेषता की श्रेणी में। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 5 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ज्यादा हर चीज समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि 150 प्रश्न है यहाँ पर। नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सामाजिक प्रतिमान के रूप में किस सिद्धांत के आधार पर शामिल किया गया? सामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सामाजिक प्रतिमान के रूप में साथियों सामाजिक विकास के सिद्धांत के आधार पर शामिल किया गया है। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7 है आपके। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन, साकार संचालन, औपचारिक संचालन और उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो साथियों ये कहा जाएगा साकार संचालन या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बालक मौलिक तर्क करना शुरू करते हैं जिसकी उम्र होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 7 में। प्रश्न 8 है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और अधिगम के लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये कथन अधिगम की विशेषता नहीं है क्योंकि प्राणी की अभिवृद्धि को ही थोड़ी अधिगम कहा जाता है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। प्रश्न 9 आपके है। अधिगमकर्ता को दिए जाने वाले उद्दीपक का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अधिगम का विधिक सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए मित्रों उद्दीपक का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए ऐसे बताने वाले थे आपके B.F. स्किनर, जो कहलाता है नैमित्तिक अनुबंधन का या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है कुत्ते का घंटी के साथ, घंटी का कुत्ते के साथ, घंटी का भोजन के साथ और भोजन का कुत्ते के साथ। तो मित्रों पावलोव के सिद्धांत में यहाँ पर आपके अनुबंधन होता है घंटी का भोजन के साथ। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न 11 देखेंगे साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन करना, समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना, कार्य प्रणाली में सुधार करना और ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में कोई नवीन योगदान नहीं दिया जाता है बल्कि जो समस्या है उसका समाधान निकाल लिया जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 11 में। प्रश्न है 12 देखेंगे आपके। 12वां प्रश्न है लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है लेखन क्षमता की जांच करना, लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना और सुंदर लेखन शैली की जांच करना। हो सकता है आपको यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन जो सही आंसर है साथियों वो है लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना। ये लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। आपके 13वां प्रश्न है प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व ब्लूप्रिंट का निर्माण करना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे बालक की आवश्यकता का सही मूल्यांकन संभव है, इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम की विधि इकाइयों व उनमें विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव है, इसे छात्र के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का संतुलित मापन संभव है और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों प्रश्न पत्र बनाने के पहले ब्लूप्रिंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो विविध इकाइयां हैं उनमें विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव हो सके। तो विकल्प आपका दूसरा सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। राजेश अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है पर अनेक बार वह असफल होने पर वह स्वप्न में अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है। उक्त उदाहरण में राजेश ने अपने तनाव को दूर करने के लिए किस रक्षा तंत्र को अपनाया? प्रत्यावर्तन, शोधन, दमन और मंथन। तो साथियों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है
वो है मन तरंग। इसको दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न 15, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं समझा, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने वापस वो अवधारणा समझाई तो वो तुरंत समझ गया। ऐसा होने का क्या कारण है? अभ्यास, संयोग, अधिक प्रयास और परिपक्वता। तो साथियों, ऐसा होने का जो मेन कारण है वो है परिपक्वता, क्योंकि बालक उस समय छोटा था और कुछ समय बाद वो जब बड़ा हो गया तो उसमें परिपक्वता आ गई और उस कठिन चीज को उसने आसानी से समझ लिया। तो चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो मित्रों, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास आपके बाल्यावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 16 में। प्रश्न 17 है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों की शिक्षा के लिए, दोनों के लिए और कोई नहीं। तो साथियों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां पर संवर्धन कार्यक्रम आ जाए वहां पर आपके प्रतिभाशाली बालक का विकल्प ही सही रहेगा। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न 18, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दायां गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बायां गोलार्ध और लघु मस्तिष्क। तो मित्रों देखिए, आपका जो दायां गोलार्ध होता है वो मस्तिष्क का जो दायां गोलार्ध है वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। प्रथम विकल्प सही है 18वें प्रश्न में। प्रश्न है 19, निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो यथार्थवादी मतलब वास्तविक चिंतन, ये स्वैली चिंतन इसका उदाहरण नहीं है साथियों, ये काल्पनिक चिंतन हो कहलाता है ये। तीसरा विकल्प सही है 19वें में। प्रश्न है 20, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मित्रों, परिपक्वता को अधिगम से अलग करने वाली जो विशेषता है वो है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है मित्रों? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है साथियों। परिपक्वता तो आती ही आती है साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न 21, सही सुमेलित नहीं है। इच्छाओं की जननी अचेतन मन, दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह है चेतन मन, समाजमिति विधि नॉमिनेटिंग टेक्निक और प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार। तो देखिए, तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 में आपके दूसरा विकल्प सही है। दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह चेतन मन नहीं होता है बल्कि अचेतन मन होता है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 22, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित है के पहचान बनाम पहचान भ्रांति की आयु कितनी है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 20 से 30 वर्ष। देखिए, पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अगर बात करें तो एरिक्सन ने इसकी अवधि बताई है 6 से 12 वर्ष की। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? पैनल परिचर्चा, निर्मितवाद, सिस्टम उपागम और अभिकर्मित अनुदेशन। तो साथियों, इसको कहा जाता है आपके अभिकर्मित अनुदेशन। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में कि छोटे छोटे समूह बना लिए और उन पर चर्चा करके बालक स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। मित्रों, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, जैसे आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट का पेपर करवाती है, फिर आपसे ऑब्जेक्शन मांगते हैं, फिर आप ऑब्जेक्शन दायर करते हो, रीट लगाते हो रीट पर भी, तो आप यहाँ पर भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए साथियों, जिस प्रश्न पर आपको डाउट होता है। प्रश्न है 24 आता है, टीएटी कार्ड का उपयोग करके उपलब्ध अभिप्रेरणा का मापन निम्न में से किस उपागम का उदाहरण है? उद्दीपक अनुक्रिया उपागम, उद्दीपक उपागम, अनुक्रिया उपागम और उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया उपागम। देखिए, टीएटी कार्ड का उपयोग करके उपलब्ध अभिप्रेरणा का जो मापन किया जाता है प्रश्न नंबर 24 में, वो आपके कहलाता है उद्दीपक अनुक्रिया उपागम। ये प्राणी उपागम तो ऐसे आपको घुमाने के लिए लाया है साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 24 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, ये 2 बार हो गया। पृथक कक्षा और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसके लिए है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। मैंने अभी कुछ देर पहले इस प्रश्न को बताया था साथियों।
चलो कोई ना, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज तो 150। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, बाधा का निवारण और निर्णय। तो देखिए अप्रत्यक्ष विधि की यहाँ बात की जा रही है, तो अप्रत्यक्ष विधि तो एक ही चीज दिख रही है, आत्मीकरण। बाकी निर्णय, बाधा का निवारण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये तो प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा 26वें में। प्रश्न 27, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन देखकर लार का टपकाना कौन सा व्यवहार है? क्रिया प्रसूति व्यवहार, प्राथमिक व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 27वें है, आपके सही आंसर है साथियों प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, मतलब जिस पर अपना कंट्रोल नहीं हो, क्रिया के बदले कोई प्रतिक्रिया की जाती है। जैसे यहाँ पर कुत्ते द्वारा भोजन को देखा और लार आ गई, तो उस पर उसका कंट्रोल नहीं था। तीसरा विकल्प सही है 27 में। 28 प्रश्न है, समायोजन की प्रक्षेपी विधि किस विकल्प में है? राधा मंच पर नृत्य करती है, तो ये तो समायोजन की कोई बात ही नहीं है। मोहन सोहन को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये भी समायोजन की कोई बात नहीं है। राम रीट में फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद में वो क्या कह रहा है, ये सब तो इसमें बताया नहीं गया। और सोहन के नंबर कम आने पर कहना कि अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था, तो साथियों ये प्रक्षेपी विधि का विकल्प है। चौथा विकल्प सही रहेगा 28 में आपके। नेक्स्ट 29, आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो साथियों आरटीई ने बता रखा है 25% जो बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, वो 25% बच्चे निःशुल्क अध्ययन करते हैं आरटीई के तहत जो निजी विद्यालय है उसमें। और मनोविज्ञान का आज का अंतिम प्रश्न मनोविज्ञान का, फिर इसके बाद हिंदी के प्रश्न आएंगे मित्रों। अधिगम हेतु प्रभावी उद्दीपक का होना आवश्यक है, कथन किस सिद्धांत को प्रेरित करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। तो मित्रों अधिगम हेतु प्रभावी उद्दीपक बताया है ठोस अधिगम जो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो विकल्प 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 30 में। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को मित्रों हिंदी के प्रश्न नंबर 31 से 60 तक देखेंगे। तो जिनके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, तो वो भी इस भाग को जरूर देखें साथियों। तो आपके 31वां प्रश्न आता है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक और निरंकुश। तो यहाँ पर 2 उपसर्ग आपके लग रहे हैं निर्विरोध में, एक तो निर और एक वी। तो साथियों यहाँ पर 2 उपसर्ग किस में लग रहे हैं? निर्विरोध में लग रहे हैं, मतलब विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो मित्रों प्रश्न नंबर 31 में आपके निर्विरोध शब्द सही रहेगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके 32वां प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, सामान्य भूत और संभाव्य वर्तमान। तो मित्रों ऐसा ही क्वेश्चन था जो रीट के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन वहां पर चारों विकल्प गलत थे, मैंने एक विकल्प यहाँ सही किया है। पढ़ा रहा होगा मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है वर्तमान में, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है, संभाव्य वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 33, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट और बढ़ चढ़कर बातें करना। तो सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तीसरा विकल्प सही है। साथियों कमेंट करके जाए, अभी 33 ही प्रश्न आपके हुए हैं, 150 प्रश्न है पूरा वीडियो को देखना, मैं वापस कह रहा हूँ 10 बार कह दिया होगा। प्रश्न नंबर 34, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है? वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी और लिंग संबंधी। तो ये प्रश्न भी रीट 2018 के पेपर में आया था, इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि इस प्रश्न पर 2 विकल्प सही माने गए थे, लेकिन आपका प्रथम विकल्प रहेगा कारक संबंधी। फल खूब पका होना चाहिए, ऐसे को शब्द बेकार ही आ रहा है यहाँ पर, और को क्या है? कारक चिन्ह। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 34 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, साहचर्य शब्द किस शब्द एवं प्रत्यय के योग से बना है? साहचर प्लस ये, सहचर प्लस ये, साह प्लस चर्य और सह प्लस चर्य। तो जो साहचर्य शब्द है ये आपके 2 शब्दों से मिलकर है बना है, सहचर प्लस ये इसमें प्रत्यय है मित्रों। ये प्रत्यय लगने पर आपके जो प्रथम शब्द है उसका प्रथम वर्ण में चेंजेज आता है, तो शब्द क्या बन जाता है? साहचर्य। जैसे मधुर प्लस ये माधुर्य बन जाता है, तो आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है?
दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई और गाना से गान। तो देखिए जातिवाचक से भाववाचक, सर्व तो यहाँ पर सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर जो दानव शब्द है ये जातिवाचक है और दानवता क्या है, भाववाचक। तो प्रथम विकल्प सही रहेगा 36 में। 37 सर्जन का विलोम क्या है, संहार, दुष्कर, सूक्ष्म और शाश्वत। तो सर्जन का विलोम बताओ साथियों। इसका राइट आंसर है सर्जन का विलोम होता है संहार। सर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना। संहार का मतलब किसी चीज का विनाश करना। तो प्रथम विकल्प सही है 37वें में। प्रश्न 38 हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर रहेगा 38 प्रश्न में। ये एक सरल या साधारण वाक्य है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। तीसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 38 में। प्रश्न 39 अशुद्ध विलोम है, तृष्णा का घृणा, निषिद्ध का विहित, निंद्य का स्तुत्य और मलिन का निर्मल। तो मित्रों प्रश्न नंबर आपके 39 में तृष्णा का घृणा कोई विलोम नहीं होता है। तृष्णा अलग चीज और घृणा अलग चीज है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 39 में। प्रश्न 40 निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध कथन का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य में जिसकी क्रिया मुख्य होती है वहीं प्रधान वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य जो जिसे आदि योजकों से प्रारंभ होता है। साधारण वाक्य सरल वाक्य भिन्न भिन्न होते हैं और सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है। देखिए अशुद्ध जो कथन है वो है आपका साधारण वाक्य व सरल वाक्य भिन्न भिन्न होते हैं, ये अशुद्ध है। क्योंकि साधारण और सरल तो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। तीसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। साथियों कॉपी पेन तो ले रखा है ना, याद दिला रहा हूँ बार बार। प्रश्न नंबर 41 कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। राजीव, नीरज, जल, जात और मनसिज, पुष्कर, अंबुज, कंज और जलद, अरविंद, सरसिज, पंकज और इंदिवर और पंडरिक, वारिद, पदम और पयोद। प्रश्न नंबर 41 में है, देखिए कमल के पर्यायवाची है आपके अरविंद, सरसिज, पंकज और इंदिवर। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 41 में। मित्रों एक बात बताना चाहूंगा कि कई लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम पास पढ़ते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आपके लिए मेहनत करके निःशुल्क ये टेस्ट लेकर आता हूं 150 प्रश्नों का। कौन ला रहा है मुझे बताइए, निःशुल्क कौन कौन टेस्ट करवा रहा है यूट्यूब पे, कितने करवा रहे हैं लोग। इन टेस्टों के आपके हजारों पैसे लेते हैं, आपके हजारों रुपए लेते हैं, पैसे क्या। तो इसलिए कहता हूं कि भाई निःशुल्क पढ़ रहे हो तो थोड़ा उसकी इज्जत करना सीख लो यार। प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र और संयुक्त वाक्य कौन सा है। जो मिश्र वाक्य भी है और संयुक्त वाक्य भी है। मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं और पलंग पर लेटे हैं, अतः वे अभी बाजार नहीं जा सकते। हमें जल्दी चलना होगा ताकि समय पर पहुंचे और जल्दी लौट भी आए। मैंने समझाया और उसने भूल सुधार ली तथा उसने फिर कभी गलती नहीं की। क्योंकि लड़का जल्दी उठा था इसलिए वह बस पकड़ सका और इसलिए वह समय पर भी पहुंच सका। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वाला उदाहरण। प्रश्न को समझिए, गलत आंसर मत दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प। हमें जल्दी चलना होगा ताकि, ये ताकि शब्द यहां से मिश्र हो गया, समय पर पहुंच सके और जल्दी लौट भी आए, ये और आपके संयुक्त हो गया। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 42 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मुझे घर जाना है, आपके आने पर मोहन भी आएगा, मैं अपना खाना खा लूंगा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहां पर देखिए किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है ये बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, मैं अपना खाना खा लूंगा। यहां पर यूं होता मैं खाना खा लूंगा, तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा 43 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 नीरव शब्द में कौन सी संधि है। नीरव, नीरव, नीरज है, बताइए कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपके जो नीरव शब्द है इसमें है आपके व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन। इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस रव, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा मित्रों। ठीक है, आपका यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है
वो सही रहेगा 44वें प्रश्न में। प्रश्न है 45, निम्नांकित में एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, न्यायिक, अधिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक। तो मित्रों देखिए, जो अधिक शब्द है इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। अधिक में कोई इक नहीं है। प्रश्न नंबर 45 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो विधि द्वारा बालक के किस भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो देखो और कहो विधि द्वारा आपके मित्रों प्रश्न नंबर 46 में दूसरा विकल्प सही है, उच्चारण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। कौन से कौशल का? उच्चारण कौशल का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव और वैधता का अभाव। तो इसका प्रमुख दोष है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या दोष है मित्रों? अभिव्यक्ति का अभाव। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अपनी तरफ से अपन कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 47 में। प्रश्न 48, शिक्षण विधियों का क्या अर्थ है? आप शिक्षण विधियां करते रहते हो, क्या इसका मतलब क्या होता है? शिक्षण को शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर कराना, शिक्षण को शिक्षण सूत्रों के आधार पर कराना, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना और पाठ्य वस्तु को शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को संप्रेषित करना। तो साथियों प्रश्न नंबर जो आपका 48 है वहां पर आपका चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 में चौथा विकल्प बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है? प्रत्यय स्मरण, भावात्मक, सृजनात्मक और बौद्धिकता। तो रिक्त स्थान में आपके प्रत्यय स्मरण की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 50, बालक की तुरंत अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षा है? मौखिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और सभी। तो तुरंत अभिव्यक्ति तो भाई साहब मौखिक परीक्षण में होती है, प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन व एवं अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? देखिए, सामूहिक वाचन और अनुकरण वाचन मतलब यहाँ पर 2 चीजें चल रही है, तो श्रवण, पठन, वाचन और लेखन। कौन से कौशल का विकास हो रहा है साथियों? मित्रों आपका इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वाचन कौशल का इसमें विकास होता है, क्योंकि सामूहिक वाचन कर रहे हैं तो वाचन कौशल का, अनुकरण वाचन कर रहे हैं तो भी वाचन कौशल का विकास होगा, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 51 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज्यादा समय पढ़ना और पढ़ने में मन लगाना। देखिए, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए आपको अर्थग्राह्यता में त्वरितता लानी चाहिए, दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 52 में। प्रश्न 53 आपके है, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। मित्रों प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की यदि बात करें तो वो सबसे बेस्ट होती है कक्षा अभिनय प्रणाली। मतलब यहाँ पर पात्रानुसार बच्चों को पात्र दे दिए जाते हैं और उस पात्र के अनुसार ही वो डायलॉग वगैरह बोलते हैं, तो ये कहलाती है कक्षा अभिनय प्रणाली। तो साथियों 53वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 54, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं? परिचर्चा, पाठ को याद करना, गीत और घटना वर्णन। तो मित्रों पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपके जो गीत है ये कोई पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप नहीं है, इसलिए आपका 54वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55, देखो और रचो विधि के जनक कौन है? सीताराम चतुर्वेदी, श्रीधर व्यास, डॉक्टर वेस्ट और कोई नहीं। तो देखो और रचो विधि के जनक की बात करें तो इसके जनक है मित्रों सीताराम चतुर्वेदी, प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 56, त्रुटियों का पता लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो त्रुटियों का पता लगाना कहलाता है अवबोधात्मक। पता लगाने के अंतर्गत किसके अंतर्गत रखा जाता है? उसको अवबोधात्मक के अंतर्गत रखा जाता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 56 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न 57 है, उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों का शैक्षिक उन्नयन, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन, छात्रों की विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों का निवारण और छात्रों की शैक्षिक कठिनाइयों का पता लगाना। तो साथियों पता लगाना तो आपके निदान हो जाएगा और छात्र की जो विषय वस्तु संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं
उनका यदि आप निवारण कर लेते हो तो वो उसका उपचार हो जाएगा। मतलब तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। पाठ योजना में पुनरावर्ती पद सोपान कराया जाता है छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु, छात्रों को प्रभावी ज्ञान प्रदान करने हेतु, छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु और कोई नहीं। तो पुनरावर्ती का मतलब क्या होता है? दोहराना। साथियों यहाँ पर आपके जो तीसरा विकल्प है वो सही है। छात्रों का जो ज्ञान है उसको स्थायी बनाने के लिए पुनरावर्ती पद सोपान कराया जाता है। पुनरावर्ती मतलब दोहराना, तो ताकि छात्रों का जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाए। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। फ्लैनल बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है लेखन कार्य में, चित्र प्रदर्शन में, फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में और कठपुतली प्रदर्शन में। तो जो फ्लैनल बोर्ड होता है मित्रों उसका प्रयोग किया जाता है आपके चित्र प्रदर्शन में। दूसरा विकल्प सही रहेगा। फ्लैनल बोर्ड एक गत्ता टाइप होता है, उस पर लगा होता है और उस पर चित्र लगाए जाते हैं स्कूलों में। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 59 में। प्रश्न 60 उद्देश्य कथन का संबंध है प्रकरण से, नवीन ज्ञान से, 1 व 2 सही और कोई नहीं। तो साथियों जो उद्देश्य कथन का संबंध है प्रश्न नंबर 60 में वो आपके कहलाएगा प्रकरण से। किससे है उद्देश्य कथन का संबंध? प्रकरण से है साथियों। क्योंकि उद्देश्य कथन कब किया जाता है? जब प्रस्तावना कर ली जाती है और छात्रों के सामने समस्या आती है तब उद्देश्य कथन कहा जाता है। और उसमें क्या बताया जाता है? प्रकरण। क्या आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इसलिए प्रथम विकल्प सही यहाँ पर माना गया है। फिर भी आप कमेंट करके जाए। तो ये 60 प्रश्न तो हो गए। अब आपके अगला जो पार्ट आता है वो आता है संस्कृत का। संस्कृत में आपके प्रश्न नंबर 61 से लेकर 90 तक चलेंगे साथियों। तो प्रश्न 61 चालू करते हैं। संस्कृत के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। मित्रों बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक बार वापस कह देता हूं, लेकिन अब नहीं बोलूँगा क्योंकि जो देखने वाला है वो तो पूरा देखेगा और जो पहले ही बंद कर चुका है तो वो वैसे भी नहीं सुनने वाला। प्रश्न नंबर 61 संस्कृत का ये पार्ट है प्रश्न नंबर 61 से 90 तक। मित्रों 61 प्रश्न आता है। ल और च वर्णा है उच्चारण स्थानानि किम? तालु दंता है तालु, कंट्य तालु और दंता है कंट्य। तो ल का और चे का उच्चारण स्थान मित्रों इसका राइट आंसर है लिरि तुलसानाम दंता और इचि वेशनाम तालु। मतलब दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा, दंता और तालु। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 अभितय परितय योगे का विभक्ति भवेत? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। तो साथियों अभितय परितय समया निक्षा ऐसे कुछ होता है, 2015 में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 65 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 63 आपके आता है जल दुरुपयोगम वाक्य पूर्ति करोत? महत पुण्यम, महत पापम, महत कर्तव्यम और महम कार्यम। तो साथियों जल का दुरुपयोग करना तो क्या है? महान पाप है साथियों, महत पापम। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न 64 देखिए मित्रों 64वां प्रश्न है। तत् शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचनम भवेत? ते, तयो है, तस्य, तानि। तो तत् शब्द है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तत्ते तानि, तत्ते तानि मतलब चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 64 में आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 65 राजा याचकाय ददाति? धने है, धनाय, धनम, धनेन। तो राजा याचकाय ददाति क्या देता है? धन देता है, लेकिन देने के अर्थ में यहाँ पर कौन सा कारक रहता है साथियों? संप्रदान कारक यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा धनम। राजा याचकाय धनम ददाति, तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 65 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। शुद्ध वाक्यम नास्ति? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? राम है कलमेन लिखती, गुरुवे नमे है, स हस्ते खादती और शिक्षिका बालिकाए पुस्तकम ददाती। तो राइट आंसर बताइए, सब इधर ध्यान दीजिए। राइट आंसर बताना है आपको, शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। मित्रों स हस्ते खादती ये जो वाक्य है ये शुद्ध वाक्य नहीं है साथियों। बाकी प्रथम, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, लेकिन यहाँ तीसरा विकल्प अशुद्ध है और आपसे यही पूछा है। प्रश्न नंबर 67 पट धातु लिरिट लकार मध्यम पुरुष है बहुवचनम भवति? पटत है, पटिष्यत, पटाव है और पठामी। तो यहाँ देखिए पट धातु लिरिट लकार मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है वो है आपके पटिष्यत है।
तो मित्रों पट धातु का जो लीट लकार है उसका मध्यम पुरुष बहुवचन है आपके प्रतिशत है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 67 में। प्रश्न नंबर 68, कस्मिन शब्द है ल्यप प्रत्यय न भवेत, मतलब किस शब्द में ल्यप प्रत्यय नहीं है? उत्थाय, प्रक्षाल्य, उपविश्य और स्मर्तवा। तो देखिए यहाँ पर उत्थाय, प्रक्षाल्य और उपविश्य इसमें तो ल्यप प्रत्यय है, लेकिन स्मर्तवा जो शब्द है इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है, इसमें स्मर्तवा में कत्वा प्रत्यय है साथियों। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 69 है, यत्र स्वर वर्णयो मेलनम भवति तत्र संधि भवति। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और नास्ति, मतलब कोई नहीं। तो जहाँ पर स्वर वर्णों का मेल होता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 69 में। प्रश्न 70 है, संस्कृत भाषायाः अंतस्थ वर्णे क्रमः अस्ति य र ल व, य व र ल, य ल व र और व य र ल। तो संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्णों का जो क्रम है वो है साथियों य व र ल। संस्कृत में बाद में रेल शब्द आता है और हिंदी में बाद में लव शब्द आता है, इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 70 में। मित्रों प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, सम उपसर्ग युक्त शब्द नास्ति, संयोग, सम्मेलन, समानता और संसार। मतलब सम उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो मित्रों संयोग, सम्मेलन, संसार में तो सम उपसर्ग है, किंतु समानता में यहाँ पे आपके सम उपसर्ग नहीं है। तो स प्लस मान प्लस ता ऐसे ये शब्द बनाए, तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 72, दृष्टवा इत्यत्र कस्मिन प्रत्यय अस्ति ल्यप, कत्वा, मतुप और अनियर। तो मित्रों जो दृष्टवा शब्द है इसमें आपके कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। कमेंट में जरूर कमेंट करके जाए, जो 150 प्रश्न देख रहे हैं ना वो जरूर कमेंट करके जाए साथियों कितने सही हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 73, एक है विष्टि वर्णा किम छंदः भवेत, शालिनी, स्त्रकधरा, शिखरिणी और भुजंग प्रयाग है। तो 73वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो एक विष्टि मतलब 21 वर्ण किस छंद में होते हैं। तो साथियों राइट आंसर बताइए। तो मित्रों यहाँ जो सही आंसर है वो है स्त्रकधरा, दूसरा विकल्प सही है, एक विष्टि वर्णा छंद इसमें होते हैं। प्रश्न नंबर 74, कृष्ण है सर्प है कै समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्री और क्रमधारे। कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, तो यहाँ पर क्रमधारे समास है। इसमें कौन सा समास है साथियों? चौथा विकल्प क्रमधारे। प्रश्न 75, संस्कृत भाषा या कति सोरा है, एकादश है, चतुवारी, सप्तदश और त्रयोदश। तो मित्रों संस्कृत भाषा में कितने स्वर है? इसका राइट आंसर है त्रयोदश, मतलब 13 है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, आपके 76 प्रश्न है, एतस्य गणना कारक अंतर्गत न भवति, करणस्य, संप्रदानस्य, संबंधस्य और कर्म कारक। तो मतलब किस कारक, किसकी गणना कारक के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो मित्रों जो आपके यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है, संबंध कारक की गणना कारक के अंतर्गत नहीं की जाती है। विकल्प 3 सही रहे 76 प्रश्न में। प्रश्न नंबर 77, षड ऋतु अत्र क है समास है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बहुब्री और द्विगु। षड ऋतु का मतलब होता है 6 ऋतु। तो यहाँ पर मित्रों प्रथम पद है संख्यावाची और सेकंड है उसके समूह का बोध। चौथा विकल्प सही रहेगा द्विगु वाला। प्रश्न नंबर 78 पे चलते हैं, वसंतस्येव अत्र संधि विच्छेद है, वसंतस्य प्लस इव, वसंतस्य प्लस एव, वसंत है प्लस इव और वसंतस्य प्लस एव। तो मित्रों वसंतस्येव में जो संधि विच्छेद है वो है आपका दूसरा विकल्प, वसंतस्य प्लस एव। इसका ये इसमें वृद्धि संधि और ये साथियों प्रश्न नंबर 78 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 79, संस्कृत शिक्षणस्य प्रयास है स्यात्, उदर्वमुखम, अधोमुख है, अंतर्मुख और बहुमुख है। तो संस्कृत शिक्षण का क्या प्रयास रहता है साथियों? यह रहता है बहुमुख है, कि छात्र का सभी प्रकार का जो है वो विकास हो। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 79 में। प्रश्न 80, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख है साधनम अस्ति, मतलब दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन क्या है? आकाशवाणी, पुस्तक, दूरदर्शन और श्याम फलकम। तो दृश्य श्रव्य तो यहाँ पर सिर्फ दूरदर्शन ही लग रहा है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 80 में। प्रश्न 81, पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य बताना है।
बाल का नाम ज्ञानस्य सीमाया विस्तार है, बालक के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना। व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय प्रेरणा, मतलब व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। छात्राणा है कल्पना शक्ति विकास है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। और उपयुक्त त्रीणियापि, उपयुक्त तीनों, तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 81 में। तो 82वां प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकनस्य साधनभूता भवन्ति है, मतलब संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन का जो साधन है वो बताना है। बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा और उपयुक्त सर्वा, मतलब उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें ही संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के साधन है साथियों। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 82 में। प्रश्न 83 लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम और अंत्याक्षरी परीक्षायाम। तो लघु काष्ठ खंडस्य ये है मित्रों शलाका परीक्षा, जो तुरंत ही शलाका परीक्षा का मतलब जो मौखिक रूप से की जाती है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुं शक्यते मूल्यांकनेन पाठ्यपुस्तकेन गुरुमुखेन और न केनापि। तो उपचारात्मक शिक्षण कौन करता है, आपको ये बताना है साथियों किसके अंतर्गत आ जाता है। यह आ जाता है साथियों मूल्यांकन के अंतर्गत। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 84 में। कहीं जगह इसका गुरुमुख भी आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 85 वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति, बहु समाधान प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ण, सत्यासत्य निर्णय, उपयुक्त सर्व है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकारों में ये सभी आ जाते हैं, मतलब चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 85 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षण है कर्तुं शक्यते अध्ययनेन परीक्षया पाठ्यपुस्तकेन और भाषणेन। ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है साथियों परीक्षा के माध्यम से। परीक्षा में सिर्फ ज्ञानात्मक क्षेत्र का ही परीक्षण करते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधेय भवति। पाठ्यपुस्तक विदित है, व्याकरण अनुवाद विदित है, पाठशाला विदित है और प्रत्यक्ष विदित है। मतलब व्यवहार को कुशलता प्रदान करने में ये जो गुण हैं वो किस विधि के हैं, तो साथियों वो है आपके प्रत्यक्ष विधि के। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 87 में। प्रश्न नंबर 88 प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन कै विधि प्रतिपादित है। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने कौन सी विधि प्रतिपादित की। प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और व्याख्या विधि। तो वीपी बोकिल महोदय ने आपके जो विधि प्रतिपादित की है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 88 में। प्रश्न 89 है मित्रों हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्य विधेय विकसित रूपम किम। विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि और व्याख्या विधि। तो जो हर्बर्ट ने पंचपदी विधि दी है उसका विकसित रूप है आपके मूल्यांकन विधेय है। दूसरा विकल्प सही है 89 में। संस्कृत का अंतिम प्रश्न नंबर 90 भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते व्याकरण सूत्रम पाशा और श्लोक। साथियों भावाभिव्यक्त की जो सर्वोत्तम साधन है वो है आपके भाषा। अब ये तो आपके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के समान क्वेश्चन थे। अब जो लेवल सेकंड वाले हैं उनके लिए मित्रों SST के 60 प्रश्न आएंगे और जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके लिए 91 से और 120 तक गणित के क्वेश्चन चलेंगे और 121 से और 150 तक पर्यावरण के क्वेश्चन चलेंगे। तो बिल्कुल लेवल फर्स्ट वालों के लिए आपको गणित और पर्यावरण करना है और लेवल सेकंड वालों को SST करना है। मित्रों 90 प्रश्न हम देख चुके हैं मनोविज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत के। अब SST वालों के लिए प्रश्न नंबर 91 से प्रश्न नंबर 150 तक आपके टीचिंग मेथड सहित बहुत ही शानदार सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको 60 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। SST वालों के लिए भी विशेषकर ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है साथियों। संडे टू संडे आपको बिल्कुल 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क ही देखने को मिलेगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 91 भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से और केंद्र राज्य संबंधों से। तो मित्रों जो भारतीय संविधान है उसकी 12वीं अनुसूची का यहाँ संबंध किससे है आपको सही आंसर देना है और इसका जो सही आंसर है वो है नगर पालिकाओं से। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न
92 92वां प्रश्न देखते हैं। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र और भू आकारिक चक्र। तो देखिए क्या है, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्व है उसके चक्र को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा 92 में। 93 ध्यान इधर रखना है सभी को। प्रश्न नंबर 93 पे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, के अभिलेख मुख्यतः वस्तु पर बने मिले हैं, शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर और ताम्रपत्रों पर। तो मित्रों यहाँ पर सही आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति है उसके अभिलेख किस वस्तु पर बने मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है मुहरों पर ये बने मिलते हैं साथियों। किन पर? मुहरा होती है ना, उन पर। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 93 में। प्रश्न 94 आपके है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन और 86वां संशोधन। तो देखिए जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक संशोधन है वो आपका आता है चौथा विकल्प 86वां संशोधन। तो 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है मित्रों, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 95 देखेंगे। निम्न में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? दक्षिणी अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और घाना। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपका जो चिली नामक देश है ये विश्व में अग्रणी तांबा उत्पादक देशों के अंतर्गत आता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 95 में। नेक्स्ट 96 प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोटा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी और कोडाईकनाल। तो मित्रों 96 में आपका जो दूसरा विकल्प है अनाईमुड़ी, ये इसका सही आंसर है। जो प्रायद्वीप भारत है इसका सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। दूसरा विकल्प सही रहेगा 96 में। 97 प्रश्न देखेंगे। भारत के किस भाग में पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके सबसे पहले यहीं पर भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो यहाँ पर भी आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 देखेंगे। आपके 98 प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत। तो साथियों 98 में आपका सही आंसर है जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। चौथा विकल्प सही रहेगा 98वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 99 आता है मित्रों, भारत में निम्न में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? बेंगलोर, सेलम, डोलवी और दुर्गापुर। तो इसमें सही आंसर है मित्रों आपके बेंगलोर। ये लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है साथियों। बाकी सेलम, दुर्गापुर और डोलवी ये लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम विकल्प सही है 99 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 पे चलते हैं। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है बिहार और त्रिपुरा, अचलगढ़ और देलवाड़ा, केरल और सिक्किम और यूपी और मिजोरम। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये रीट भर्ती में आया हुआ है और इस पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उसने इस पर क्या दिया था? बोनस दिया था साथियों प्रश्न नंबर 100 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101 पे चलते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है नागरिक शास्त्र में, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में और वाणिज्य शिक्षण में। तो यहाँ पर जो आपको सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है उसके साथ ही साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान देखने को भी मिलता है, वो होता है आपके सामाजिक शिक्षण में। आपका जो दूसरा विकल्प है 101 में वो सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो यूपीएससी स्तर पर आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य बताना है। विभिन्न भौतिक संसाधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास और उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उपरोक्त सभी वाला विकल्प है वो सही रहेगा। ये यूपीएससी स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न 103 आपके आता है, हम स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों की आधुनिक स्तर से बहुत असंतुष्ट है और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार करना चाहिए। यह विचार किस आयोग का है?
उच्च शिक्षा आयोग, निम्न शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो विचार है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 103 में। प्रश्न 104 पे चलते हैं। इतिहास के द्वारा मानव को किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इन सभी। तो देखिए इतिहास के द्वारा इन सभी पक्षों का दिग्दर्शन मानव को कराया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 104 में। नेक्स्ट प्रश्न 105। मित्रों 105वां प्रश्न है, किसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव करने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है और इस कारण उसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है। ये किसने दी है ये परिभाषा मित्रों? फिंडले, भाटिया, मिस ड्रमंड एंड रायबर्न और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये जो सही आंसर है मिस ड्रमंड एंड रायबर्न, ये इसका सही आंसर है। ये कथन इनके द्वारा कहा गया है। तो 105 में आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 106 पे चलते हैं साथियों। किसने शब्दों में भूगोल का अर्थ भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना है जिससे वे विशाल मंच परिस्थितियों को सही सही कल्पना कर सके और इस प्रकार आसपास बिखरी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं पर बुद्धिमत्तापूर्वक मनन करने में उन्हें सहायता प्राप्त कर सके? तो ये किसके ये शब्द है, किसका ये मत है? फेयर ग्रीव, यूनानियों का, श्री जायसवाल और उपरोक्त सभी का। तो मित्रों प्रश्न नंबर 106 में आपका सही आंसर है फेयर ग्रीव का ये कथन है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 106 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107 पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या है? मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना और प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करना। तो साथियों सामाजिक विज्ञान के शुद्ध अर्थ की बात करें तो इसका जो शुद्ध अर्थ है वो है समाज का अध्ययन करना। दूसरा विकल्प 107 में सही है साथियों। प्रश्न 108। नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते? भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र और इनमें से सभी। तो साथियों देखिए नागरिक शास्त्र में इनमें से किसी के भी भांति आप नियम नहीं बना सकते। चौथा विकल्प सही है 108 में साथियों। प्रश्न 109। छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? समय रेखाएं, समय चार्ट, समय ग्राफ और उपरोक्त सभी। तो साथियों छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए जो इतिहास कक्ष है वहां पर इन सभी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा विकल्प सही है 109 में मित्रों। प्रश्न 110 देखेंगे। ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्राओं की किन किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो इतिहास की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्राओं की जितने भी तीन ऑप्शन में दे रखे हैं तीनों शक्तियों का यहाँ पर विकास करना चाहिए। मतलब चौथा विकल्प सही रहेगा 110 में। प्रश्न 111वां प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, सभी सांसदों के मत सामान्य मूल्य रखते हैं और मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो देखिए मित्रों राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो गलत कथन है, गलत तथ्य है वो है सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 111 में। नेक्स्ट प्रश्न 112 देखेंगे मित्रों। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1990, 91, 92 और 93। तो साथियों यहाँ पर देखिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए जो 73वां संविधान संशोधन है उसके पारित होने के जो वर्ष है वो है 1992। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 112 में। नेक्स्ट प्रश्न 113। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, महापौर, सभापति और नगर प्रमुख। तो जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? उसको कहा जाता है यहाँ पर महापौर के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा 113 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
200, 180, 160 और 210। तो सभी को पता होना चाहिए कितनी है साथियों, 200 है, मतलब आपका 114 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 115, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया। देखिए प्रश्न 115 में आपका जो दूसरा विकल्प है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी में बनवाई, ये कथन असत्य है साथियों, दूसरा विकल्प राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 116, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष और 49 वर्ष। तो मित्रों जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु थी यहाँ पर 57 वर्ष। तीसरा विकल्प आपका सही है 116 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य और पल्लव। तो आपके राष्ट्रकूट राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था साथियों, प्रथम विकल्प सही है 117 में। प्रश्न है 118, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कर्नल टोड की एनल्स का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो साथियों 118 में आपका जो चौथा विकल्प है सिंधु सभ्यता की खोज हुई, ये 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक इसलिए महत्वपूर्ण रहा था। चौथा विकल्प 118 में सही है। प्रश्न 119, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? वृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और दुर्गा महल। तो मित्रों 119 में आपका सही आंसर है वृहत स्नानागार। इसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। प्रश्न 119 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 120 पे चलते हैं मित्रों। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? एल बाशम का, वी.ए. स्मिथ का, मैक्स मुलर का और जवाहरलाल नेहरू का। साथियों 120 में आपका जो दूसरा विकल्प है वी.ए. स्मिथ, ये सही रहेगा। इन्होंने कहा था कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा 120 में। प्रश्न 121, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो साथियों 121 में आपका चौथा विकल्प सही है, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 122, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से और लुम्बिनी स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है साथियों सारनाथ स्तंभ से, अशोक का सारनाथ स्तंभ इसको कहा जाता है। विकल्प 2 आपका यहाँ पर सही है 122 में। प्रश्न 123, लोग घरों पर ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। तो साथियों 123 में आपका जो तीसरा विकल्प है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके बारे में, इस शासक के बारे में ऐसा कहा था फाहियान ने कि लोग घरों में इनके समय ताला भी नहीं लगाते थे। तीसरा विकल्प सही है 123 में। प्रश्न 124, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल और महाराणा अमर सिंह। तो साथियों यहाँ पर जो इसका सही आंसर है 124 में वो है महाराणा उदय सिंह, इस समय वहाँ का शासक था जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए 1572 में आए थे महाराणा प्रताप। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, बर्नियर, थेवनोट और टेवरनियर। तो 125 में आपका चौथा विकल्प सही है, टेवरनियर के द्वारा, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था, इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी साथियों। प्रश्न 125 में चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न 126, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ था का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने और कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर 126 में आपका तीसरा विकल्प सही है, नाना साहब के द्वारा कानपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया था। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 127, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं
विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट और मंगल पांडे। तो साथियों मांझा प्रवास के लेखक का नाम आपको बताना है 127 में। मित्रों इसके लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 127 में। नेक्स्ट 128 128वां प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1859, 1860 और 1861। साथियों 128 क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। 1858 में जो ब्रिटिश संसद है इसने एक कानून पास किया और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके सारे अधिकार छीन लिए थे। साथियों प्रथम विकल्प सही है 128 में। प्रश्न 129 आता है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 129 में। मित्रों नेक्स्ट 130वां प्रश्न देखेंगे। किस जिले में गोगा मेडी मेला लगता है? बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो गोगा मेडी जहाँ पर मेला लगता है वो है हनुमानगढ़ में। तीसरा विकल्प सही है 130 में। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 131। कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का मूल निवास अजमेर से आगरा तक फैली हुई किस पर्वतमाला को माना है? काली कोह पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला, बेराट पर्वतमाला और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो कर्नल जेम्स टोड थे इन्होंने मीणाओं का मूल निवास अजमेर से आगरा तक फैली हुई काली कोह पर्वतमाला को माना है। प्रथम विकल्प सही रहेगा 131 में। 132 तिड़ो तरो क्या है? तिड़ो तरो कुएं से चड़स खींचने का मोटा रस्सा, एक सरकारी लगान, चड़स वाले कुएं पर बैलों के चलने व वापस लौटने का रास्ता और उपरोक्त सभी। तो साथियों आपके तिड़ो तरो एक सरकारी लगान है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 132 में। नेक्स्ट प्रश्न 133। सिद्ध चित्रकार ताजू का संबंध किस स्थल से है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, सांगोद, कोटा, पुष्कर, अजमेर, अटरू, बारा। साथियों सिद्ध चित्रकार ताजू का संबंध आपके 133 में शाहपुरा भीलवाड़ा से है। प्रथम विकल्प सही है 133 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 पे चलते हैं मित्रों। 134वां प्रश्न है, किस संत ने कहा कि सुसंगति से कौवा हंस हो जाता है और कीड़ों को छोड़कर मोती चुगने लगता है? हरिराम दास जी, दरियाव जी, सहजो बाई और गोगा जी। तो साथियों 134 में आपका जो सही आंसर है वो है दरियाव जी का ये कथन है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 134 में। 135वां प्रश्न है, भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्न में से कहाँ मिलती है? सप्तकोशी घाटी, झेलम घाटी, अलकनंदा घाटी और तिस्ता घाटी। तो 135वें में आपका सही आंसर है। मित्रों देखिए भारत में जो करेवा के रूप में जाने जाने वाली जो हिमानी वेदिकाएं हैं ये झेलम घाटी में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये झेलम घाटी में। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 135 में। प्रश्न 136, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। तो साथियों यहाँ पर जूट, मूंगफली, गन्ना ये तो नकदी फसल है, इनको तुरंत बेच दिया जाता है, लेकिन ज्वार खाद्यान्न फसल है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 136 में। प्रश्न 137 पे चलेंगे मित्रों। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाले राज्य की अगर बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके पंजाब में। प्रथम विकल्प सही है 137 में। प्रश्न 138, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में और जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो साथियों 138 में राइट है। ग्लोबल 500 पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। प्रथम विकल्प सही रहेगा 138 में भी आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम और पारा। तो साथियों देखिए आर्सेनिक जो तत्व है इसके संपर्क में लगातार रहने के कारण ब्लैकफुट नामक रोग व्यक्ति को हो जाता है। प्रथम विकल्प आपका सही है 139 में भी। प्रश्न 140 पे चलते हैं। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कानपुर। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पर उपमा दी गई है मुंबई को। दूसरा विकल्प सही है 140 में। प्रश्न है 141,
संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी एवं नेपाली में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपके सिंधी भाषा जो है उसका उल्लेख नहीं किया है। प्रथम विकल्प सही है 141 में। प्रश्न 142, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने दिया था? कात्यायन ने, नारद ने, भारूची ने और बृहस्पति ने। तो साथियों दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सबसे पहले जो देने वाले थे वो थे नारद ने। दूसरा विकल्प आपका सही है 142 में। प्रश्न 143 पे चलते हैं। आपके 143वां प्रश्न आता है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा की समाप्ति हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलन ब्रो, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वेलेजली। तो मित्रों यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कि किसके समय ठगी प्रथा की समाप्ति हुई थी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ठगी प्रथा की समाप्ति हुई थी। बिल्कुल आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ दिया था? जर्मनी में, जापान में, भारत में और इंग्लैंड में। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था साथियों जर्मनी में। जय हिंद से जर्मनी, ऐसा आप याद रख सकते हो। प्रश्न 144 में प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 145, वैदिक युग में किसे बीजों का भिषज कहा गया है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो देखिए वैदिक युग में बीजों का भिषज किसे कहा गया है, इसका आंसर देना है साथियों। इसका जो आंसर है प्रश्न नंबर 145 में वो आपका थर्ड विकल्प सही है। रुद्र को बीजों का भिषज कहा गया है। विकल्प 3 सही है प्रश्न 145 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से और कौशल से। तो मित्रों मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कौशल कहलाता है। चौथा विकल्प सही रहेगा 146 में। 147, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, पुस्तक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति आपके बाल केंद्रित होती है साथियों। बालक को केंद्र में रखना जरूरी है। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 145, प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है। बच्चों के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है। करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका और शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो मित्रों देखिए प्रोजेक्ट वर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बालक इसमें करके सीखता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 148 में। प्रश्न 149, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है परिवार का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए जो सामाजिक अध्ययन की अगर बात करें तो आपका ये रहेगा मित्रों समाज का अध्ययन। तीसरा विकल्प सही रहेगा 149 में। और आज का प्रश्न नंबर 150 और अंतिम प्रश्न देखेंगे, लेकिन कमेंट करके जाए कितने प्रश्न सही हुए बिल्कुल ईमानदारी से साथियों। 110 के ऊपर कौन कौन निकला ये जरूर बता कर जाए। 150वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मित्रों राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्य एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों ये एसएसटी का भी 150 प्रश्नों का टेस्ट हो चुका है पूरा। लेवल फर्स्ट वालों के 150 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट मैंने कर दिया है, उसको भी अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप जरूर देख ले साथियों। और साइंस मैथ वालों के लिए 90 क्वेश्चन है इसमें, बाकी 60 क्वेश्चन अगली बार साइंस मैथ का भी बिल्कुल 150 प्रश्नों का टेस्ट होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।